घर का गृहिणी वही होता है जो भोजन को पोषक तत्व को नष्ट होने से बचा ले। जिसमें ये योग्यता होता है वही कहलाती है गृहिणी, वही अपने जो है परिवार को स्वस्थ रख सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये है होम साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गृह विज्ञान हम कर रहे हैं। ये जो हम पहले कर रहे थे भोजन पकाने की विधि, ये हमने पार्ट ए कर लिया था। ये हमारा जो है भोजन पकाने की विधि पार्ट बी है, ठीक है। इसमें जो है हम इस भोजन पकाते समय पोषक तत्वों को नष्ट न होने की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि भोजन को पकाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं जो हमेशा कहता हूँ, कभी वीडियो देखो पूरा देखो, अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। मान लिया आपने अधूरा आपने देख लिया, आगे आपने इसका पकाते समय पोषक तत्व की नष्ट होना नहीं देखा या इसके विधियों के बारे में नहीं जाना, तो ये तो अधूरा जानकारी हो गई ना। अगर एग्जाम में आ गया तो आप अधूरे रह जाओगे। इसलिए जो भी वीडियो डाली जाती है आपको पूरे देखो, सब अच्छे से देखो, तभी जाके आप जो NIOS बोर्ड को टैग कर सकते हो, ठीक है। और आप हमेशा सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो है आपको हर तरह के जो बोर्डों को कवर करेगा और आपके फ़ायदे में पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो है आज का टॉपिक जो है पकाते समय पोषक तत्व को नष्ट न होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भोजन पकाने की प्रक्रिया में भोजन आपके पोषक तत्व को खो देता है और हमें पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिल पाती है। इन पोषक तत्वों को संरक्षण के लिए भोजन पकाने व उनके भंडारण की सही विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। आइए देखें कि पोषक तत्व किस प्रकार नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो है हमारा विटामिन ए नष्ट होती है। तो विटामिन ए के बारे में हम देखते हैं कि कैसे नष्ट होती है। विटामिन ए जब वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है तो ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। जब तापमान पर खुले तापमान में भोजन पकाने से भोजन लंबे समय के लिए ऑक्सीजन को संपर्क में आता है और इससे विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। तो जनरल सी बात है, खुले बर्तन में भोजन पकाने से जो है विटामिन ए की हर्ष हो जाता है, या आप ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इससे विटामिन ए कमी हो जाती है। तो जनरली दो भी बात है कि उच्च तापमान खुले में बर्तन में ना पकाएं जिससे विटामिन ए नष्ट ना हो, ठीक है। आपने पहले पढ़ा है कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होती है, तो पहले ही आपको पता है जब पालक या मेथी को अत्यधिक तेल में तला जाता है तो यह वसा में विलीन हो जाती है। तले समय तेल का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो तीव्रता से विटामिन ए को नष्ट करने लगता है, ठीक है। गाजर आलू की सब्जी बनाते समय इसे ढक कर पकाना चाहिए ताकि उसमें विटामिन ए नष्ट न हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गृहिणी इनके बारे में नॉलेज है वही ये बातें जान सकती हैं। मैंने कहा ना, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि आप समझदार नहीं बनते हो। आप लोग डरते हो और पास हो जाते हो, लेकिन डटना नहीं है, हमने समझदार बनना है। अगर आपको समझ होगी ना तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में जैसे मर्जी आएगा आप उसको 100% करके ही निकलोगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ हो चुका होगा सारे चैप्टर का। तभी तो कहता हूँ मेरे साथ बनिए, तभी आगे बढ़िए। आगे जो हमारा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यह जल घुलनशील 8 विटामिन का एक समूह है। सामान्य भोजन में ये विटामिन एक साथ पाए जाते हैं और इसके कुछ गुण सामान्य होते हैं जब इन भोजन को धोया या भिगोया या पानी में पकाया जाता है। तो इनमें उपस्थित विटामिन बी का पानी में विलय हो जाता है। यदि इस पानी को फेंक दिया जाए तो इसके साथ विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी रहती है। हमारे आहार में चावल, दालें और कुछ सब्जियां विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मुख्य स्रोत होते हैं और इसलिए इन भोज्य पदार्थ को धोते, भिगोते अथवा पकाते समय विशेष ध्यान रखना जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नष्ट होने का एक कारण यह भी है कि हम भोजन पकाते समय उसमें कुकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। देखिए जो कुकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हो, इससे भी जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाता है। इसलिए भोजन पकाते समय कुकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूध रेवोल्यूशन जो होती है, जिसे विटामिन B2 भी कहते हैं, का अच्छा स्रोत होता है। जब दूध सूर्य का प्रकाश अल्ट्रावायलेट किरण के संपर्क में जाता है तो ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। भोजन में विटामिन बी को सुरक्षित रखने के लिए सूर्य प्रकाश संपर्क से बचना चाहिए, यानी सूर्य के प्रकाश में दूध को है नहीं रखना चाहिए, इससे विटामिन बी जो होता है नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारे विटामिन सी एक अन्य जल घुलनशील विटामिन है जो ताप तथा ऑक्सीकरण के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। जब आप विटामिन से भरपूर सब्जियां फलों को काटते हैं और उन्हें पकाने या खाने से पूर्व लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखते हैं तो इसमें उपस्थित अनेक विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जब आप काटने के पश्चात फल या सब्जियों को धोते हैं या उन्हें बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो यही बात है, जो नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही बनती है। जब विटामिन सी से भरपूर भोजन को लंबे समय के लिए या सोडा में पकाया जाता है तो इसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यह विटामिन तब भी नष्ट हो जाता है जब उसे पानी
को फेंक दिया जाता है। इसमें से पकाया जा रहा हो, इसलिए विटामिन सी उपयुक्त सब्जियों और फलों को काटते, धोते या पकाते समय विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, रसीले फलों और सब्जियों को प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं और इन्हें संरक्षित रखा जा सकता है। अगर देखिए मैंने कहा ना, जो अगर गृहिणी स्मार्ट है तो उसने अपने जो है अपने परिवारों के लिए हर तरह का संरक्षण कर सकती है। ठीक है, और जिसके बारे में होम साइंस जिसने पढ़ रखा है उसी को इस बात का ज्ञान होगा। जो ये वीडियो देखेगा पूरी तरह से उसको ही समझ होगी कि भाई इसको कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप भी घर में खाना बनाते हो लेकिन इन बातों का कभी ध्यान रखा ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ज्ञान का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में भी उसको अप्लाई करो, तभी ज्ञान सफल होती है। आगे जो है हमारा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पकाने से भोजन में उपस्थित प्रोटीन नरम हो जाता है, जैसे अंडा, मछली, मांस आदि। भोजन में उपस्थित सभी प्रोटीन पानी से चूस लेते हैं और ताप से जम जाते हैं। यदि इन जमे हुए प्रोटीन को पुण्य गर्म किया जाता है तो आसानी से नमी खो देते हैं और शुष्क बराबर जैसे हो जाते हैं। इन्हें पचाना भी कठिन हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन को दृढ़ एवं ठोस बनाए रखने के लिए नींबू के रस, टमाटर, दही या इमली के रस जैसे अम्लीय तत्वों को मिलाया जाना चाहिए। इन तत्वों को भोजन पकाने के अंतिम चरण में मिलाया जाना चाहिए। जब प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध के चीनी के साथ या खीर या रबड़ी बनाए समय लंबे समय तक पकाया जाता है तो चीनी और प्रोटीन प्रतिक्रिया करके ब्राउन रंग के यौगिक का सृजन करते हैं और इससे प्रोटीन की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इस कारण से भी इसका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है तेल तथा वसा। देखिए, तेल तथा घी का प्रयोग भोजन पकाने तथा उसे तलने के लिए किया जाता है। पकाने की प्रक्रिया के दौरान तेल को जो है 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म किया जाता है। तलने के लिए तेल का पुनः प्रयोग करना एक सामान्य प्रक्रिया है, किंतु इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तेल या घी को लंबे समय तक पकाया जाता है तो पुनः प्रयोग किया जा सकता है तथा इसकी गुणवत्ता को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी है कि तेल तथा वसा में कैसे हम कोई चीज़ को पकाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ बात को याद रखना चाहिए। पकाने के लिए बार बार सामान्य तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जहरीला हो जाता है। आपको रसोई में प्रयोग होने वाले कुकिंग ऑयल को बदलते रहना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के तेल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, वनस्पति तेल, सूरजमुखी का तेल तथा सोयाबीन का तेल। आपने पहले पढ़ रहा है कि तलने के लिए घी या तेल का उपयोग करने के पश्चात उसे ठंडा करके बंद बर्तन में संभाल कर रख देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है खनिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम तथा पोटेशियम जैसे खनिज पानी में घुल जाते हैं तथा जब भोज्य पदार्थों को पहले काटा या फिर धोया जाता है और उस अतिरिक्त पानी को फेंक दिया जाता है तो जिससे उसे पकाया जाता है तो उससे खनिज नष्ट हो जाते हैं। पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों और फलों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। आपने दोस्तों देखा होगा कि आप लोग ने भी ऐसे ही प्रक्रिया यूज़ करते होंगे। पहले क्या करते हो, आप सब्जियों को काट लेते हो फिर धोते हो, लेकिन इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कभी पालक आपने काट के धोते हो तो देखते हो पालक जो होता है, पानी जो होता है बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सारे पोषक तत्व जो है वो खो दिया है। तो कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी कोई सब्जी को काटने से पहले उसको अच्छे से धो लें फिर काटें। इससे क्या होगा, पोषक तत्व उसका नष्ट नहीं होगा। ठीक है, उल्टा काम कभी ना करें क्योंकि इससे आपका जो है आप पका रहे हो भोजन, उसके सारे तत्व जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सारे पोषक तत्व तो पानी में बह जाते तो रह क्या गया। ठीक है, आगे जो हमारा है पोषक तत्व का संरक्षण। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत काम की है कि पोषक तत्व के संरक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि पानी को हमें नहीं फेंकना चाहिए, या जब भी हम खाना पकाते हैं तो पहले सब्जियों को धो लेते हैं फिर जाके उसको काटते हैं। अगर काट के धोते हो तो जनरल सी बात है उसके सारे पोषक तत्व जो होगा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जो कहते हैं ना, जो गृहिणी सच्ची है, जो उसको समझ है, वही बन सकता है, इसको अच्छा पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचा सकता है। हमारे भोजन में अगर इन पोषक तत्व नहीं रहेंगे तो हमें खा के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। ठीक है, इससे सिर्फ पेट भरेगा, एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। पोषक तत्वों के संरक्षण में यही आ जाता है कि भोजन तैयार करने व पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को पोषक तत्वों का संरक्षण कहलाता है। कि कैसे हम जो है पोषक तत्वों को सुरक्षित रख सकते हैं, उसी को संरक्षण कहते हैं। कुछ सामान्य पद्धति का प्रयोग करके हम भोजन को पोषक तत्वों को संरक्षण कर सकते हैं, जैसे सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए ताकि उसके खनिज या विटामिन नष्ट न हो। भोज्य पदार्थ को आवश्यकता से अधिक धोना नहीं चाहिए, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। सब्जियों को छिलके निकालते समय ध्यान रखिए कि छिलके की जितनी हो सके पतला छीलें, क्योंकि इसके नीचे ही विटामिन और खनिज होते हैं। छिलके के नीचे ही जो होते हैं विटामिन और खनिज होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से छीलें। ठीक है,
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। सब्जियों को भोजन पकाने से ठीक पहले बड़े बड़े टुकड़ों में काटा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे टुकड़ों में काटने से पोषक तत्वों की हानि जर्नल सी हो ही जाएगी। यदि सब्जियों को पानी में पकाना है तो उन्हें उबालते हुए पानी में डालना चाहिए। उबलते हुए पानी में डालो तो ये बेटर होती है, ठीक है। भोजन को पकाने के लिए आवश्यक अनुसार ही पानी का प्रयोग करें कि अतिरिक्त बचे पानी को फेंकें नहीं। इसे अतिरिक्त पानी का प्रयोग दूसरा भोज्य पदार्थ पकाने में कर लें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और समझदारी भी रखता है। उसके बाद जो है भोजन पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग ना करें। खाना पकाने में देखिए दोस्तों, खाने वाला सोडे का उपयोग ना करें तो ही है अच्छा है, क्योंकि वो केमिकल ही होती है, सब्सटेंस होती है और हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती है, ठीक है। भोजन पकाते समय इडली व नींबू के रस का प्रयोग से विटामिन की संरक्षण में सहायता मिलती है। देखिए भोजन पकाते समय अगर इमली आप यूज़ करते हो या नींबू यूज़ करते हो तो इससे क्या होती है, विटामिन जो होती है, विटामिन संरक्षण हो जाना सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है। चावल पकाते समय उतने ही पानी का प्रयोग करें जो पकाने की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होना चाहिए। लोग अधिक पानी डाल देते हैं और फिर पानी को निकाल देते हैं, तो उसमें सारे पोषक तत्व जो होते हैं उसके साथ बह जाते हैं। ऐसे बर्तन में भोजन पकाएं जिनका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो। जब आप बिना ढक्कन के भोजन पकाते हो तो इसके अतिरिक्त पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, जो कि एक आम होती है। कभी भी खाना बनाना चाहिए हमें ढक के बनाना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी भी रहती है और हमारे पोषक तत्व के लिए ज़रूरी है। भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इससे अत्यधिक पोषक तत्व जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए भोजन पकाने की उस विधि का प्रयोग करें जिनसे भोजन तीव्रता से बनता हो और पोषक तत्व नष्ट न होता हो। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ही समझदारी की बात आती है, और ये समझदारी उन्हीं के पास होता है जो होम साइंस अच्छे से जानते हैं और पढ़े हैं या समझे हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है पकाना, ठीक है। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए जब भी खाना पकाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा तो आपका परिवार जो है सदैव स्वस्थ रहेगा, हेल्दी पुष्ट रहेगा और किसी तरह बीमारी का शिकार नहीं होगा। आगे जो दोस्तों क्या है, भोजन की पोषक तत्वों को में संवर्धन करना, यानी कैसे हम भोजन पदार्थ को संवर्धन कर सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि आप भोजन पकाने की विभिन्न विधियों को पकाते समय पोषक तत्वों के संरक्षण की विधि को अवगत हो, यानी आपको ज्ञान हो कि हम किस तरह से जो है इसके पोषक तत्वों को बचा सकते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यो वही कर सकता है जिसको होम साइंस का ज्ञान है। सिंपल सी बात है। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप लागत में वृद्धि किए बिना भोजन को पोषक तत्व के संवर्धन कर सकें। क्या आप ऐसा करने के लिए कुछ तरीके सुझा सकते हैं? तो इसको सुझाना भी बहुत ही आसान होता है। एक विशेष पद्धति द्वारा भोजन को पोषक तत्व में सुधार करने की प्रक्रिया को पोषण प्रवर्धन कहलाता है, यानी नरिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। आपको भोजन को पोषक तत्व को में संवर्धन को उद्देश्य को समझना चाहिए और इन निम्नलिखित बातों को भी ध्यान देना चाहिए जो नीचे दिए हुआ है। इसकी बातें हम जान के भी इसका वर्धन कर सकते हैं। ये शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को अनुरूप भोज्य उपलब्ध कराता है, ठीक है। भोजन के उचित चयन तथा उसे तैयार करने की उचित अवसर भी प्रदान करता है। संतुलित आहार उपलब्ध कराता है। भोजन के स्वाद और रंग रूप में सुधार कराता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध कराते हैं। भोजन के पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आहार के नियमित में सहायता होता है। गरीबों को कुपोषण संबंधी रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छे भोजन की आदतें विकसित करता है, यानी अच्छे भोजन खाने के लिए हमारे आदत विकसित करता है। आगे जो दोस्तों क्या है हमारा, देखिए भोजन में पोषक तत्वों को संवर्धन की विधियाँ। देखिए ये जो भोजन को जो है पोषक तत्वों के संवर्धन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो वह है संयोजन यानी कॉम्बिनेशंस, कीवन खमीर उठाना यानी फर्मेंटेशंस या जर्मिनेशन यानी अंकुरन। इससे भी भोजन की जो है पोषकता को बढ़ाया जा सकता है, उसको अच्छे से अच्छे हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है संयोजन या कॉम्बिनेशन विधि में कॉम्बिनेशन में क्या कहा गया और किसके बारे में समझाने की कोशिश किया गया है, हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। कोई एक भोजन हमें ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराता है, इसलिए हम विविध प्रकार के भोजन खाते हैं। उदाहरण के लिए हम रोटी के सब्जी के साथ तथा चावल को दाल के साथ खाते हैं। हम अपने नियमित आहार में सलाद, दही, छाछ, चटनी, अचार तथा पापड़ को शामिल करते हैं। देखिए दोस्तों, एक भोज्य पदार्थ खाने से आपको सारी एनर्जी नहीं मिल जाएगी, इसलिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है, ठीक है, विभिन्न व्यंजनों को हम सम्मिलित करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पोषक तत्व जो होता है बना रहता है। सभी पोषक तत्वों को सेवन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि विभिन्न भोजन समूहों से भोज्य पदार्थ का संयोजन यानी मिश्रण कर दें। मिश्रण को भोजन में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार हम एक ही व्यंजन में अनेक भोज्य पदार्थ को शामिल करके भी सभी पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खिचड़ी, ढोकला,
मिसली रोटी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम विभिन्न भोजन समूहों के तत्वों को मिश्रित करते हैं। आपको पता है खिचड़ी बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें सब्जी भी आप मिला सकते हो, मसाले भी मिला सकते हो, दाल भी मिलाते हो, चावल भी मिलाते हो, ऑयल भी मिलाते हो। तो खिचड़ी में सारे व्यंजन जो होते हैं ऑलरेडी मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हम कम्बिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। आप खिचड़ी का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल दिमाग में रख सकती हो। ठीक है, भोजन का इस प्रकार का संयोजन पोषक तत्व की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किस प्रकार होता है? जी हाँ, उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको पता है जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उसमें खिचड़ी का ही उपयोग किया जाता है। क्यों खिचड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपने कहा होगा कि अभी आपने बताया है कि हर चीज़ मिश्रण होती है, तो बात सही है दोस्तों। जो हॉस्पिटलों में होती है, अस्पतालों में, वहाँ पर खिचड़ी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व जो होते हैं उपलब्ध होते हैं और उसमें बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कम्बिनेशन किया जाता है सभी चीज़ों का। उसके बाद आप जानते हैं कि अनाज में विभिन्न प्रकार के एनिमो अम्ल की कमी होती है और ये अम्ल दालों में विद्यमान होते हैं। जब हम चावल और दालों को मिलाते हैं तो इनमें प्रोटीन की गुणवत्ता इतनी ही अच्छी हो जाती है जितनी कि दूध में होती है। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ों को मिलाने से कितना कुछ बन जाता है। ठीक है, आदर्श रूप में देखें तो अनाज, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मकई को दालिया, फलिया और तेली बीजों जैसे मूँगफली, तिल के बीजों तथा दूध के उत्पादों कुछ मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि हमें अपने आहार में प्रोटीन को अच्छी गुणवत्ता प्राप्त हो सके। ठीक है, इसी प्रकार सब्जी जैसे पालक, मेथी तथा गाजर में विटामिन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन्हें जब आहार में शामिल किया जाता है तो भोजन के पोषक तत्व में व्यापक संवर्धन आता है, यानी काफ़ी इसमें बदलाव हो जाती है। अब देखिए इसको जो है संवर्धन करने के यानी कम्बिनेशन करने का क्या लाभ होता है? लाभ दोस्तों यही है कि भोजन की लागत में वृद्धि किए बिना, ठीक है, सामान्य भोजन समूह या विभिन्न भोजन समूहों से दो भोजन के मिश्रण से आहार की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यह एक सामान्य तकनीक है जिसके प्रयोग करके या प्रत्येक परिवार में आसानी से किया जा सकता है, यानी इसका प्रयोग प्रत्येक परिवार में आसानी से किया जा सकता है और करके जो होता है अपने आप परिवार के जीवन को खुशहाल बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है कीवन यानी फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कीवन वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित या दही आदि के रूप में शामिल किए गए सूक्ष्म जीव भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्वों के साधारण व बेहतर रूप से परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नए पोषक तत्व जैसे विटामिन सी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, जो कि कोई भी जैसे दही होता है उसमें भी जो बैक्टीरिया होता है हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, तो उसको कैसे बनाया जाता है? कीवन विधि द्वारा बनाया जाता है। दूध ऐसे नहीं होता है, दूध को आप रख देते हो उसमें कुछ जो है दूसरा ही दही मिला देते हो, तब जाके उसमें फर्मेंटेशन होती है और उसमें जो बैक्टीरिया होती है वो उसको जो है दही में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, तो इसको कीवन विधि भी कहते हैं। ठीक है, क्या आप कुछ विभिन्न कीवन भोजन को नाम बता सकते हैं? जैसे देखिए हम, जैसे दही हो गया, ब्रेड हो गया, खप्पन हो गया, ठोकला हो गया, इडली कीवन भोजन से उदाहरण है। देखिए दही हो, ब्रेड हो, सबको कीवन विधि द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, अब अपने कभी भटूरे बनाते हैं। भटूरे बनाने के लिए मैदे को प्रकृत आटा के साथ थोड़ी दही मिला दिया कर देते हैं, उसे गूँथ कर कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, गुनने के बाद क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन आती है। इस अवधि के दौरान गुथा हुआ आटा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब आप मैदे के साथ दही को मिलाते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव तेज़ी से विकसित होने लग जाते हैं और ये कीवन की प्रक्रिया का आरंभ कर देते हैं, जिसके कारण गुथी हुई सामग्री बढ़ने लगती है और मात्रा में लगभग दुगनी हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि उसमें जो होता है जो है कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं। लाभ क्या होता है? कीवन भोजन की सुपाच्य से सुधार करता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु जो कीवन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं वे भोजन को प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के छोटे भागों में खंडित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन को पचाना आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ही उपयोगी होता है। कीवन भोजन स्पंजी और नरम होता है, जिसके कारण वह भोजन बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट मेथड है वो है अंकुरन। अंकुरन जर्मिनेशन के बारे में तो आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अंकुरन का मतलब यही होता है कि आप चने को क्या करते हो, चने मूंग जिसको भी है साबुत को भिगो के रख देते हो। भिगोने के बाद उसको कपड़े में कुछ दिनों के लिए बांध दो, आपको दिख जाएगा उसमें अंकुरन बड़े बड़े आ जाते हैं। तो अंकुरन कराना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे पोषक तत्व की मात्रा में जो होती है वृद्धि आती है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े घरों में ऐसा लोग खाते हैं और पेट साफ करने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल विधि है। ठीक है, अंकुरन क्या होता है? साबित मूंग या चने के दालों को लीजिए और उन्हें थोड़े दिन से पानी में पूरी रात भिगो दीजिए। अगले दिन आप क्या देखेंगे कि उनका आकार बदल जाता है और वे, ठीक है, छूने में नरम हो जाते हैं। यदि आप
उन दानों को मलमल एक कपड़े में बांध कर 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे दाल में छोटी छोटी अंकुरन निकल रहे होते हैं। ये इसे हम अंकुरन कहलाती है। ठीक है, ये अंकुरन जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गेहूँ, बाजरा, ज्वार आदि अनाजों को भी अंकुरन किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो इसको भी गेहूँ, बाजरा, ज्वार को भी आप अंकुरित कर सकते हो। इन अनाजों को छाया में सुखाकर तवे पर हल्का सा भूना जा सकता है तथा इन्हें पीस कर युवा, बच्चे, बुजुर्गों के लिए कई व्यंजनों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसको बहुत से व्यंजन जो होता है उपयोग किया जा सकता है और इसको उपयोग करना बहुत ही सरल हो जाता है। मूंग, मटर, काले चने जैसे दालों भी अंकुरित की जाती है और उसके बाद उन्हें भाप में पकाया जाता है ताकि वो नरम और मिर्च, नींबू के रस और चाट मसाला आदि डालकर खाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो बातें होती है बहुत जनरल होती है। आज जो है बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होती है बहुत ही पोषक तत्व जो होते हैं उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि अंकुरन जो होती है एक नया विधि है और अंकुरन में क्या होता है कि एक नया जीव की उत्पत्ति हो रही होती है और वो चीज़ें जो होती है थोड़ा सा छोटा पौधा होता है और उसको खाना काफ़ी ही सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, प्रत्येक अनाज या दालों को अंकुरन करने में प्रयुक्त होने वाले समय व पानी की मात्रा भिन्न होती है। सामान्य भिगोने में 8 से 16 घंटे में, अंकुरन में 12 से 24 घंटे का समय लग जाता है। जिस कपड़े में भीगी हुई दाल बांधी जाती है उसे पूरे समय नरम रखना जाना चाहिए। देखिए, नरम रहेगा तभी जाके जो है उसमें अंकुरन आएगा। अगर वो नरम नहीं रहेगा तो अंकुरन आने की संभावना जो रहेगी बहुत ही कम जाती है। ठीक है, तो ये तो जो था हमारा अंकुरन के लिए। आगे इसके जो है इसके लाभ हैं, देखते हैं इसके लाभ क्या है। ठीक है, लाभ देखिए दोस्तों, इसके लाभ यही होता है कि भोजन की सुपाच्य से बढ़ाता है। देखिए, इसका जो होता है भोजन को सुपाच्य को बढ़ाता है क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन को क्या करते हैं, सुपाच्य बना देते हैं और भोजन जो पचना जो होता है बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, और आपके लिए सेहत में भी सुधार कर देता है। भोजन की लागत को बढ़ाए बिना उसके पोषक तत्व में वृद्धि करता है और आपने यह पहले ही सीख लिया है कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये जो था हमारा अंकुरन के बारे में था। अंकुरन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये सभी को लेना चाहिए और इससे उसका स्वास्थ्य बना रह सकता है। ठीक है दोस्तों, आपने जो तिरपाना स्टडी सेंटर के साथ जो व्यतीत किया उसके लिए धन्यवाद। हमारा टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप हमेशा इसी तरह तिरपाना स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, तभी जाके ये जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं एक हूँ, मैं अनेक बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही विश्वास के साथ कि मुझे आप अनेक बनाओगे। ठीक है, तिरपाना स्टडी से लगे रहो और जो आपने समय बिताया इसके लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।